हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, ये सब कुछ क्लास 7 से पढ़ते आ चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हमारे आसपास हर जगह पर हम देखें तो हमें ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया यानी कि गोल्ड, आयरन, तो ये सारे हमारे मेटल्स हैं। कुछ मेटल्स तो हमारी बॉडी को भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उनको हम हमारी बॉडी के साथ में उतना टच नहीं करवा सकते, जैसे कि हो गया आयरन। आयरन की ज्वेलरी हम नहीं पहन सकते, लेकिन कुछ मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, तो हम इनकी ज्वेलरी बना के पहनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स यानी जितनी भी आसपास में हमारे गैस है, तो ये सारी की सारी कैसी हैं, नॉन मेटेलिक हैं। तो अब आज हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में भी हमने मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस देखे थे एसिड्स एंड बेसिस के साथ में, लेकिन तब उन चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल का इतना ज्यादा जो है जिक्र नहीं था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और सेमी मेटल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट जो होता है, हमारा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, हमारा ऑक्टेट रूल कहता है कि 2 8 8 18। तो इस तरह से हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए के एल एम एन शेल्स के हिसाब से। तो अब हमारे पास में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम सोडियम को ले लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अगर हम इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 1। तो 1 हमारे आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये तो 1 हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये किसी से भी 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा, तो बेसिकली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को भी दे देगा। अगर ये जब किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी भी दूसरे एलिमेंट को, तो देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8। और हमें क्या चाहिए थी, 8 चाहिए थी, 8 हो गई। यानी अभी कैसा हो गया, एकदम स्टेबल हो गया। मगर ये कैसा आयन बन गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कैसे बन गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखिए कितना हो गया, 2 + 8 10। तो यहाँ पे हो गया 10। प्लस एंड माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस। साइन किसकी लगेगी, बड़े की, तो क्या आ गया, +1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स which loses their electrons to become electropositive ions। एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम, +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पोटेशियम, इसका भी देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19। पोटेशियम का सिंबल होता है कि 19 एटॉमिक नंबर हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 2 8 8 7 1। ठीक है, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19। तो अब ये क्या करेगा, वापस से ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 12। बना लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 2 2 8 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ये कौन सा आयन बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम +2। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। और 8 होते ही ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए
ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, दे देते हैं और खुद को क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स कहते हैं। इसकी बात है स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं क्लोरीन, देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं 2 8 7, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 7 17। तो स्टूडेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर है, 7 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये क्या करेगा, जैसे अभी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसके साथ में ही क्लोरीन अगर है उसके आसपास, ये बोलेगा कि भाई तुम्हें तो 1 इलेक्ट्रॉन देना ही है, मुझे दे दो, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8। हमें कितने चाहिए थे, 8। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके ऊपर नेगेटिव का साइन कैसे लगा। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन या और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो इसके अंदर भी 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी 17 का इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन किसकी लगेगी, बढ़ेगी। तो क्या हो गया, -1। इसीलिए क्लोरीन क्या हो गया हमारा, -1। ऑक्सीजन का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जी हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हो गया हमारा 2 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो पहले इसके अंदर 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10। क्या हो गया, प्लस और माइनस, माइनस साइन किसकी लगेगी, बड़ी की, तो -2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं और उनको हम इस तरह से लिखते हैं। अब सेमी मेटल्स, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, बीच का, आप ये समझ लीजिए, जो मेटल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, और ये कब हो सकता है कि जब इसके पास में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जो लूज भी कर सकती हो और गेन भी कर सकती हो। तो देख लेते हैं एलिमेंट्स हैविंग बोथ द टेंडेंसीज, जिनके पास में दोनों चीजें करने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन्स लेने की भी और इलेक्ट्रॉन्स देने की भी। Tendencies of losing and gaining electron, they are having 4 electrons in their outermost orbit. ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हम ये भी मान सकते हैं कि जिनके पास में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, 2 + 6 8, ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो जिनके आउटरमोस्ट में 1 2 और 3 होते हैं, जनरली ऐसे एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये आराम से दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये माने कि जिनके आउटरमोस्ट में 7 6 या 5 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे या फिर 2 ले लेंगे या फिर 3 ले लेंगे। तो जनरली ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और खुद को क्या बना देते हैं, नॉन मेटल बना देते हैं। अब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 4 हो गए, 4 ही चाहिए और 4 ही देने हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सेमी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 4। तो आउटर मोस्ट में अब इसको 4 चाहिए और 4 ही देने पर ये हमारा जो है स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेमी मेटल्स की तरह पे बिहेव करते हैं।
elements having both the tendency of losing and gaining electron. They are having 4 electrons in their outermost orbit. Example silicon and germanium. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की। स्टूडेंट्स हम क्लास 8 से देखते आ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें पता ही है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। उन्हें अगर हम किसी भी हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो एक आवाज आती है, सोनोरस साउंड होता है। मेटल्स को हम पिघला पिघला के पतले पतले वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कॉपर के वायर यूज करते हैं। फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनको मेल्ट भी कर सकते हैं, पिघला पिघला के उनको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गया लस्टर। स्टूडेंट्स लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स जो होते हैं वो बड़े ही चमकीले होते हैं, जैसे कि हमारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना हमारे घर में, लोहा हो गया। तो ये सब कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। फिर बाद में है हार्डनेस। तो मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। सारे मेटल्स हार्ड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन आ गया सोडियम। इसको हम आसानी से काट सकते हैं, एक नाइफ की मदद से भी हम सोडियम मेटल को काट सकते हैं। पोटेशियम हो गया। पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, तो पोटेशियम भी आसानी से जो होता है वो सॉफ्ट मेटल ही होता है। लिथियम सॉफ्ट मेटल होता है, कैल्शियम सॉफ्ट मेटल होता है, मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल होता है। तो ये जो होते हैं ये कुछ एक्सेप्शन है जो सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, यानी जब हम पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, तो 118 एलिमेंट्स का जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली ज्यादातर सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेट देख लेते हैं। स्टेट मतलब ये लिक्विड में होते हैं, सॉलिड में होते हैं या गैस में होते हैं। तो गैस में तो होने से रहे मेटल्स, लेकिन एक आधा मेटल हमारा ऐसा है, जैसे कि हो गया हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल है लेकिन उसके बावजूद ये लिक्विड स्टेट में होता है, और इसीलिए थर्मोमीटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी यूज करते हैं। जैसे ही जरा सी भी हीट उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है और ज्यादा फैलने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। उसके बाद आ गया हमारा गैलियम। गैलियम भी स्टूडेंट्स हमारे हाथों की हथेली में अगर हम गैलियम मेटल को रखेंगे तो वो क्या होने लगेगा, तुरंत मेल्ट होने लगेगा। तो गैलियम मेटल जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी कहीं पे आग की भट्टी है या कहीं पे 1000-2000 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पे गैलियम मेटल का यूज होता है इन थर्मोमीटर्स। तो ये हो गए हमारे सारे मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी हमारा एक्सेप्शन है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में भी शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं। कॉपर के वायर हो गए, प्लेटिनम का वायर हो गया। 11th-12th में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, अभी आप केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे तो प्लेटिनम वायर से जो होता है टेस्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो प्लेटिनम वायर्स ये सब हो गए। इसके बाद आ गया स्टूडेंट्स मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को पिघला पिघला के उनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं ये बहुत अच्छे मैलिएबल मेटल्स होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्टर का डेफिनेशन ये होता है, दोज एलिमेंट्स दोज हु अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हो गए, ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को क्या कर रहा है, पास होने दे रहे, कंडक्ट करवा रहे। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर, सिल्वर की बहुत ही अच्छे बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। स्टूडेंट्स ज्यादातर मेटल वैसे तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इवन हमारा गोल्ड भी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये इतने महंगे होते हैं कि हम अपने घर की वायरिंग इनसे नहीं कर सकते, वरना चोर आकर क्या करेंगे, हमारे वायर्स को काट काट के ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हम कॉपर यूज करते हैं। फिर आ गया स्टूडेंट डेंसिटी।
डेंसिटी मतलब मेटल्स अंदर से कितने भरे हुए होते हैं। तो अगर हम इतना छोटा सा टुकड़ा भी उठा ले लोहे का तो वो बहुत ही हैवी होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। तो जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी अगर मैं इतने से लोहे के टुकड़े को भी अगर पिघलाना स्टार्ट करूंगी, गर्म करना स्टार्ट करूंगी तो उसको काफी टाइम लगेगा। सोनोरस साउंड आपको पता ही है। Metals are sonorous when metals strike to any hard surface, they produce sound. फिर बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। स्टूडेंट्स, मेटेलिक ऑक्साइड यानी जैसे कि हमारा हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक मतलब बेस होते हैं, ये आप समझ लीजिए। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल गैसेस। गैस जब ऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये कंपाउंड बना लेते हैं खुद को उनके साथ में, तो ये कैसे बिहेव करते हैं? एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आ गया डक्टिलिटी। अब स्टूडेंट्स, जब हमें पता है नॉन मेटल्स गैस होते हैं तो हम उनसे वायर नहीं बना सकते। सोनोरस गैस जो होती है वो टकराने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो सोचिए, अगर कहीं पे भी सपोज इस रूम में यहाँ पे स्विच होता और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही होती तो सबसे पहले हवा जो है मुझे टकरा टकरा के मुझे ही करंट लगा देती। तो जो एयर होती है यानी गैसेस होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल की नोक में भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो पेंसिल की नोक होती है उसे हमें स्विच बोर्ड के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी को अगर उसने कंडक्ट कर लिया तो फिर क्या हो सकता है? हमें जो है शॉक लग सकता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? ये कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। स्टूडेंट, ये चैप्टर इतना अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि यही चैप्टर आपका 11th एंड 12th में फिर से रिपीट होता है। इनकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होती हैं, तो आप इतना जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों डेंसिटी कैसी होती है नॉन मेटल्स की। तो जैसे कि हमें पता है डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मतलब ये नॉन मेटल जो है वो कितना भरा हुआ है। तो हमारे नॉन मेटल्स तो सारे गैसियस स्टेट में होते हैं, तो वो ज़्यादा तो भारी होते नहीं है, भरे हुए भी नहीं होते, तो उनकी डेंसिटी कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। और गैसेस का नेचर कैसा होता है? ज़रा सी उनको हीट देते हैं वो क्या करते हैं? एक्सपांड होने लगते हैं, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है वो बहुत ही लो होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। अब देख लेते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल्स किस तरह से एयर से रिएक्ट करते हैं? यहाँ पे एयर का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और जब भी कोई भी मेटल होता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, कोई भी मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या मिल रहा है मुझे? कॉपर ऑक्साइड। फिर देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, सोडियम जो है, सोडियम एंड पोटेशियम, Na&K, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ कैप्ड ओपन। सोडियम और पोटेशियम ये अगर हम लोग ऐसे खुले रख दें इधर उधर तो ये बहुत ही ज्यादा विगरसली, यानी ये क्या करेंगे? एकदम भड़क जाएंगे, एकदम जल जाएंगे, आग लग जाएगी इनमें, ठीक है, अगर हम इनको ओपन रख देंगे एयर में। सो दे आर कैप्ड इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है डुबो के। इनको हम क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं। इसके बाद है सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी यानी कि लीड, आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे समझिए, हमारे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है इनके साथ में रिएक्ट करता है और एक कवर बना लेता है। जैसे कि हम कवर चढ़ाते हैं ना अपने नोटबुक्स के ऊपर, तो वैसे ही एकदम एक कवर चढ़ा देता है ताकि जो ये इनका जो प्रोसेस होता है इरोशन का, कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन होते रहता है, ये बाहर लूज करते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस लेयर जमने के कारण क्या होता है, ये जो खत्म हो जाता है ये मेटल धीरे 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 बह कर ये रुक जाता है। ठीक है। Fe does not burn on heating but iron fillings burn vigorously। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट आयरन का पाउडर। ठीक है। तो हम लोग कभी भी देखिए Fe मतलब होता है आयरन, आयरन के टुकड़े को अगर हम जलाएंगे तो वो तो जलता नहीं है, लेकिन अगर हम आयरन का पाउडर बना देंगे, इसको स्टूडेंट्स हम गन पाउडर भी कहते हैं, तो अगर हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, इसको हम आयरन फिलिंग्स भी कहते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो हमारा कॉपर होता है वो कभी भी जलता नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। फिर है हमारे Au एंड Ag। Au का मतलब होता है गोल्ड, Ag का मतलब होता है सिल्वर। ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में। स्टूडेंट्स, कितनी सारी ज्वेलरी जो होती है गोल्ड सिल्वर की वो ऐसे ही पड़ी रहती है हमारे घर में, या फिर हम लोग रोज पहन के रखते हैं, तो अगर इस तरह से हवा से उनके साथ में हवा जो है मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती तो फिर हम वो ज्वेलरी पहन ही नहीं पाते। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं ये एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद है स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। किस तरह से मेटल्स जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, मेटल के साथ में जब वाटर रिएक्ट होता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और हमें बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम एक मेटल है, इसका हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन जो है वो हमें बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिलीज, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, अलग अलग जो मेटल होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स, यानी कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, कोई गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो हम अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी देख लेते हैं वाटर के साथ। सबसे पहले है हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये रिएक्ट करता है हमेशा ठंडे पानी के साथ में। ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना नहीं आएगा स्टूडेंट, पर्टिकुलर मैं बोल रही हूँ, शायद उतना नहीं आएगा, लेकिन अगर हम NTSC के एग्जाम्स देखते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमें इनको थोड़ा ध्यान से समझना होता है। एक दो बार अगर हम अच्छे से ध्यान मेमोराइज कर ले तो भी ये हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर देखिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ में। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम हमेशा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। हम कभी भी पानी में देखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि जो है हाइड्रोजन क्या करता है, इनके ऊपर चिपक जाता है और इनको बस सरफेस के ऊपर तैराता रहता है। स्टूडेंट, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये जो है मतलब डबल पॉजिटिव बनाते हैं आयन। हमें पता है जो है हमारा कैल्शियम बनेगा डबल पॉजिटिव, मैग्नीशियम बनेगा डबल पॉजिटिव। ये जो होते हैं सॉल्ट होते हैं, जो हमारे पानी के अंदर अगर मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, पानी को हार्ड वाटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हार्ड वाटर। आपके 11th स्टैंडर्ड में
यानी हार्ड वाटर को कैसे मतलब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस आएगी। तो देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लगता नहीं है कि ये कभी आगे काम आएंगे, लेकिन हर जगह पे ये हमारा फाउंडेशन है। अगर ये हमें अच्छे से आता है तो ऊपर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आ गया हमारा AU, AG, CU, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर आ गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, जो हमारे मेटल्स है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये प्रीवियस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी हमने पढ़ा था कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा मेटल यानी Fe। ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा, सॉल्ट, FeCl2 प्लस H2। फिर ले लिया हमने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिल रहा है प्लस H2 मिल रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। हमारा जो मेटल है वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। जो हमारा मेटल होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, उसको हटा के उसकी जगह जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या कर लेता है, जगह ले लेता है उसकी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ना, जगह को बदल देना। ठीक है, तो देखो मेटल, जो हमारा मेटल है मेटल A, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ऐसे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, मतलब ये दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A बन रहा है, क्या हो गया, B के सॉल्ट सॉल्यूशन में A जो है वो आ जाएगा और B को वहां से हटा देगा और क्या मिल रहा है हमें, मेटल B। एग्जाम्पल से समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। Fe प्लस CuSO4, Cu क्या है, एक मेटल है, ये उसका सॉल्ट है SO4, ठीक है, CuSO4 ये हमारा मेटल है। अब क्या करेगा, Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। Fe जो है वो इसकी जगह ले लेगा तो हमें मिल गया FeSO4 और ये अपनी जगह से हट जाएगा और ये मिल जाएगा हमें Cu मेटल। इस रिएक्शन को हम स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपको सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और ये सब समझने हैं, आप मेरे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से सारे रिएक्शन समझ में आ जाएंगे। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैसे होते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हम जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, उनका एक ही पर्पस होता है कि अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से उतने हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब इसके लिए या तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे तो कैसे बन जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि क्या बन जाएंगे, कैटायंस। अगर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, और उसे हम कहते हैं एनायन भी कहते हैं। तो देखते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एन एनायन। कैसे, ये हमारे कैसे आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और ये कैसे बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। कैटायन एंड एनायन में आप कंफ्यूज मत होना। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वैसे तो हम 9th में पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो जो कंपाउंड्स, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है कंप्लीटली और जो हमारे नॉन मेटल है वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो ऐसा जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, यानी कि जो एसिडिक नेचर भी है उनका और बेसिक नेचर भी है, और वो वाटर के साथ में भी न्यूट्रल रह सकते हैं। तो ऐसा नेचर जिसका होता है उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स
विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि हमारा बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये क्या देंगे हमें, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने ले लिया, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ले लिया, क्या कर रहे हैं हम, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अब ये हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो वो चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर बेस के साथ, हमेशा देगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हो गया। अब है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो Na जो होता है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 281, ठीक है। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 287। अब देख लीजिए, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, तो ये बन जाएगा Na+, ठीक है ना। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कंप्लीटली, तो ये बन जाएगा हमारा Cl-। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा एक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा NaCl जो है वो फॉर्म होता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आयनिक कंपाउंड, देख लिया हमने कि जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके मतलब जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऐसे करके वो अपना एक कंपाउंड बनाते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर देख लेते हैं, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाए, जैसे जब भी हवा मॉइस्चर लगता है, नमक का जो मतलब गट्ठा बन जाता है, उसको हम जोर से तोड़ेंगे तो वो एकदम से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, तो स्टूडेंट्स ये वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, तो इनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, सीधे से समझिए, अगर मैं अपने हाथ में नमक ले रही हूँ, या फिर आप अपने घर पे ट्राई करके देख लीजिए, नमक ले रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगेंगे, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं होगा। लेकिन अगर उसी नमक को आप पानी के अंदर डाल देंगे और अगर पानी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल शॉक लगेगा। और ये आपके क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि भाई जो हमारा सलाइन वाटर होता है, यानी नमकीन पानी होता है, सी वाटर होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे, ठीक है, मोल्टन स्टेट में होंगे, या फिर सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन कभी भी सॉलिड स्टेट में इनकी कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के मेटल हमें मिलते कहाँ से, ये कहाँ से आते हैं। तो ये आते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। जब भी जमीन के नीचे से हमें कोई भी चीज मिलती है तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली, अपने आप ये बनते हैं इन अर्थ्स क्रस्ट, मतलब सालों दर साल, हजारों साल के अंदर जमीन के नीचे केमिकल रिएक्शन के बाद में ये मेटल्स फॉर्म होते हैं जमीन के नीचे। जब इन जमीन के नीचे से हम इन्हें निकालते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे इम्प्योरिटीज के साथ में आते हैं। जैसे कि अगर हम लोहे को निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोहा नहीं स्टूडेंट, और भी दूसरे बहुत सारे मेटल्स उसके साथ में आते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम हमारे लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा मेटल उस पर्टिकुलर चीज, उस टुकड़े में से मिलेगा, तो हम उस टुकड़े को, उस मेटल को निकाल लेते हैं उस पूरे टुकड़े में से। तो जो सारे मेटल्स का या इम्प्योरिटीज के साथ में जो मेटल्स का मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओर, ठीक है। तो जो मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, अगर हमने एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन में से निकाला जिसके अंदर 90% आयरन है, 5% गोल्ड है, 2% सिल्वर हो गया, तो ऐसे अलग अलग है, लेकिन हमारा मेन बेसिक कॉन्सेंट्रेशन किस पे होगा, वो हो जाएगा हमारा 90% लोहे पे, कि 90% हमें मिल रहा है, बाकी सब क्या हो गई उसकी इम्प्योरिटीज।
तो पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और हम उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ऐसे मिनरल जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल का ओर। ठीक है, अब मेटल का ये जो ओर होता है इसके अंदर बच्चों इम्प्योरिटीज भी होती है ना, मिट्टी के नीचे से निकाल रहे हैं तो उसके अंदर मिट्टी होगी, गंदगी होगी, अलग अलग गैसेस भी चिपके होंगे, तो उसे हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gangue. तो स्टूडेंट्स हमने मेटल्स के ऑकरेंस तक कर लिया। अब हमें मेटल को क्या करना है, जमीन में से हम इसको निकालेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और इसको मतलब सबसे अच्छे स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये जितने भी अब प्रोसेसेस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तब तक आप ये पूरे के पूरे नोट्स को ढंग से लिख लीजिए और 2 से 3 बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी।